25 जून एक इम्पोर्टेंट डे होगा। अब सबकी निगाहें उस पर सबकी टिकी निगाहें रहेगी। उसी दिन पर होगी कि क्या होता है, फैसल खान का क्या होता है, रोशन आनंद का क्या होता है। कदम कुआं थाना पहुंच जाते हैं और नारे लगाते हैं, या तो मुझे भी मार दो नहीं तो एफआईआर करो। इस तरह के नारे लगते हैं। तो क्या सर उनका एफआईआर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है? कारण क्या हो सकता है इसमें? तो उनके जो 2 गनर हैं जो बेउर जेल में बंद हैं, जो उन उस पर दिन गोली चलाए थे। हाँ, गोली जो आसमानी फायर करने की बात आ रही है, तो वह भी उनकी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। कई सारे बात हैं, कई सारी बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा। और इसको इन लोगों ने इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया है कि सब कुछ झोल झाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये सबसे परेशानी का सबब है। जो छात्राएं हैं उनकी परेशानी अलग, कोचिंग नहीं हो रहा है वो अलग। तो ये और इसका इम्पैक्ट आपको अन्य समाज के अन्य वर्गों में भी दिखाई पड़ रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वह भी इसको सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पैनी नजर। पैनी नजर में आज खुलासे होंगे खान सर, तो वही बात किया जाए रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव के मौत के बाद जो अब पेच फंस रही है, खास करके कानूनी पेच, उस पर सीधे तौर पर चर्चा होगी। लेकिन पहले आपको बता दें कि आज 20 जून है। आज ही की तारीख थी जब खान सर मामले को लेकर सुनवाई होनी थी। कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अब क्या कुछ बदलाव हुए हैं, सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। नमस्कार सर। सर, आज 20 जून है, जिस तारीख का इंतजार हर किसी को था, चाहे मामला गार्ड की जमानत को लेकर हो, मामला खान सर के मामले को लेकर हो। कोर्ट में तो सुनवाई हुई, लेकिन सुनने में आ रहा है सर कि तारीख फिर से टाल दी गई है। क्या कुछ कहिएगा? नहीं, देखिए, आपने देखा भी कि आज की जो तिथि थी, माने कि 20 जून की जो तिथि थी, वह भी दूसरी, माने एक तो सुनवाई हुई, उसके बाद 20 जून की तिथि दी गई, फिर 25 जून अब तिथि पड़ी है जी। ये जो न्यायालय का जो कोर्ट का चक्कर होता है, इसी तरीके से होता है। डेट पर डेट, तारीख पर तारीख पड़ती जाती है। तो अब ऐसे में दोनों का, एक तो रोशन आनंद है और जिस तरीके से फैसल खान उर्फ खान सर जो हैं, ये दोनों सर के बीच में जो अदावत है, जो रेवलरी है, वह कहीं ना कहीं एक देश के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई झुकने को तैयार नहीं है, कोई कुछ नहीं होने के बात है। उसी बीच में रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की जान चली गई। तो यह कई सारे मामले हैं। अब देखिए, जो न्यायालय में जो आज आया, अगले आदेश तक जो है सो खान सर फैजल खान की गिरफ्तारी पर जो है सो रोक लगी। गार्ड्स को लेकर क्या सुनाया गया है सर? क्योंकि उन्हें भी हो रहा था। जो खान सर के जो 3 जो उनके जो स्टाफ थे, उन पर भी नो कॉर्सिव मिला है, माने कि उन पर भी जो है सो कोई सुनवाई तक अब तक कुछ नहीं होगा। अब देखिए, इसी तरीके से उनके जो 2 गनर हैं जो बेउर जेल में बंद हैं, उन पर गोली चलाए थे। गोली जो आसमानी फायर करने की बात आ रही है, तो वह भी उनकी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। अभी वो उन पर भी 25 तारीख को ही सुनवाई होगी। तो अब 25 जून एक इम्पोर्टेंट डे होगा। अब सबकी निगाहें उसी दिन पर होगी कि क्या होता है, फैसल खान का क्या होता है, रोशन आनंद का क्या होता है, उनके भाई वाला जो मामला है, प्रिंस यादव का मामला है। तो ये सब तमाम, और खान सर के जो गनर हैं। देखा गया कि जिस तरह से प्रिंस यादव की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद रोशन आनंद पहले तो अपने गाँव जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। वहाँ पे जो लोगों की भीड़ रहती है, जाते हैं मैंने जेल से निकलने के बाद, और वहां जाने के बाद जो माहौल रहता है, लोग काफी आक्रोश में हैं। और ऐसे में ही वो पटना वापस आते हैं। पटना आने के बाद कदम कुआं थाना पहुंच जाते हैं और नारे लगाते हैं, या तो मुझे भी मार दो नहीं तो एफआईआर करो। इस तरह के नारे लगते हैं। तो क्या सर उनका एफआईआर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है? कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? नहीं, देखिए, एफआईआर एक्सेप्ट होने नहीं होने का मामला तो एक अलग है। अब आप थाना पर जाकर के धरना दीजिएगा एफआईआर के लिए कि एफआईआर कर दीजिए, यह जो है सो नहीं। देखिए, कोई भी स्टेट, कोई भी देश, कोई भी राज्य, वह रूल ऑफ लॉ उसके लिए है, कानून से चलता है, न कि हमारे आपके मुखेर कानून से चलता है। जो लिखित में कानून है उसी के तहत चलता है। अब देखिए, प्रिंस यादव जो रोशन आनंद के भाई हैं, तो उनकी मौत कहाँ हुई? उनकी मौत हुई 13 मई को, जो कहा जा रहा है वह नेपाल में, जो विराटनगर का नेपाल का इलाका पड़ता है, वहाँ पर माने होटल बदल बदल के कभी इसमें कभी उसमें रहते थे। क्योंकि उन पर भी यहाँ पर जो घटना जो हुई थी 2 तारीख को, 2 जून को जो घटना हुई थी, उस दिन उस मामले में वह भी थे।
तो प्रिंस यादव का भी नाम एफआईआर में है। तो ऐसे में वह उन पर जो था अटेम्प्ट टू मर्डर का, जैसे जो आ रहा है एफआईआर में, अटेम्प्ट टू मर्डर का में 109 का में उनका नाम था, 109, तो जो धारा बनती है पुलिस की, तो वो उसमें उनका नाम था। तो इसी से बचने के लिए, इसी से भयभीत होकर अपने कुछ दोस्त मित्रों के साथ चले वो गए थे। हाँ। विराटनगर में अपना शरण लिए हुए थे, कभी इस होटल में कभी उस होटल में, क्योंकि पुलिस की बचने की सर कहा जाए रोशन आनंद की मुलाकात उस रात आईजी से कराई जाती है, लेकिन आईजी ने भी साफ इनकार कर दिया। उनका मानना है कि ये जो घटना घटी है वो नेपाल में घटी है, तो ऐसे में बिहार पुलिस आपकी मदद कर सकता है लेकिन एफआईआर नहीं लिख सकता है। देखिए वही बात है कि एक तो ऑलरेडी एफआईआर है जी, और देखिए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से भी जाकर के मिले थे रोशन आनंद। तो ये देखिए वह मिलना जुलना ठीक है, आप सबसे अपनी पीड़ा अपनी दुख दर्द आप बयां कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बात मान के चलिए जो लॉ कहेगा वही होगा। और उनके भाई जो प्रिंस यादव हैं, तो वह तो अपनी अरेस्टिंग से बचने के लिए गए थे वहां, न कि कोई भजन कीर्तन करने तो गए नहीं थे। जब 109 में उनका नाम आया था तो, और देखिए जो उनकी जो बॉडी मिली जो संदिग्ध अवस्था में नेपाल के विराटनगर में, वहां पर ऑलरेडी लगता है नेपाल पुलिस ने उस पर यूडी केस किया है। यूडी केस ही होता है हर जगह, तो वहां पर यूडी केस किया है और प्राइमा फेसी जो देखने के बाद उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। हाँ, लिया जाएगा। तो अब देखिए जब केस पहले से दायर है तो एफआईआर है ही, तो दूसरा एफआईआर करने का तो कोई सेंस बनता नहीं। पहले एफआईआर में भी फैजल खान उर्फ खान को लेकर के उन्होंने आक्रोश दिखाया था, उन्होंने तमाम मामले उनके ऊपर की थी कि जानबूझ के मुझे फंसाया जा रहा है। अब दूसरा एफआईआर भी वो इन्हीं बातों को लेकर पहुंच रहे हैं कि हमारे भाई की हत्या फैजल खान उर्फ खान ने कराई है। नहीं देखिए, तो हत्या कैसे एक्सेप्ट किया? देखिए हम तो शुरू से ही इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि कोई शिक्षक, कोई गुरु, और फैजल खान जो है सो, या खान सर जिनको हम लोग कहते हैं, वह इससे नहीं, हम पूरे गारंटी के साथ में कह सकते हैं। और यह एक प्रोपगंडा बनाने की बात हो सकती है, लेकिन यह सब गलत बात है। देखिए आप जो है सो इस तरीके से, एक ऑलरेडी एफआईआर है, हम उसी पर आ रहे हैं, एक एफआईआर है, फिर दूसरा एफआईआर कैसे होगा, इसके लिए प्रावधान है। और देखिए आपको पुलिस यदि इसी पर हम लोग आते हैं कि यदि पुलिस एफआईआर नहीं किया तो इसके लिए प्रावधान, इसके रूल, इसके लिए कायदा, इसके लिए कानून, इसके लिए माने जो लॉ कहता है वह प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए इसमें भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में है वर्णित कि अगर यदि वहां नहीं लेता है एफआईआर थाना, तो उसके लिए आप जो है सो एसपी के दफ्तर का नॉक करिए। एसपी जो सुपरिटेंडेंट है, सीनियर एसपी है, सुपरिटेंडेंट है, उनके यहाँ जाइए। और फिर नहीं वहां पर अगर आपकी बात हो पाती है एसपी से, तो आप जो है सो ईमेल करिए या फिर स्पीड पोस्ट का लेटर दे करके जाकर के मिलिए। तो यह जाकर के अब व्यवस्था होती है, यानी स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को कीजिए। बिल्कुल नियम के अनुसार ऐसा नहीं कि थाना में जाके रात में जाकर धरना दे दीजिएगा अपने लोगों के साथ। तो यह तो फिर तो क्योंकि जो रूल्स है उससे तो आप नहीं ला सकते हैं। कानून को मानना पड़ेगा, क्योंकि आप भी एक पढ़े लिखे हैं। अब जैसे रोशन आनंद भी पढ़े लिखे हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, तो और आप ही अगर रूल और लॉ को ब्रेक करिएगा तो ये से नहीं चलेगा। आप अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ में वकील हैं, आपके साथ में जो गाइड करने वाले हैं वह बता सकते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये हम नहीं जानते। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जब आप किसी भी लॉयर के साथ में है, लॉयर आपका केस देख रहा हो, तो फिर निश्चित रूप से वह गाइड करेगा। तो सर देखिए इतना कुछ हुआ, और इसमें भी है कि जब तक अगर एविडेंस ना हो, आप एकदम पुख्ता सबूत लेकर ना जाए, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। और क्या कुछ नियम है सर? अगर मान लीजिए कि केस तो नेपाल में घटी है, ये सभी जानते हैं, तो बिहार पुलिस क्या नेपाल पुलिस से कांटेक्ट करेगी, या कोई कानून है जिसके तहत इस पर जांच पड़ताल होगी? देखिए कई सारे मामले हैं। अब देखिए जांच पड़ताल, यदि देखिए एसपी के, हम तो शुरू में बताया कि एसपी के यहाँ अगर नहीं लिया गया तो उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 में आपको यह अधिकार है कि मजिस्ट्रेट के यहाँ चले जाइए। मजिस्ट्रेट के यहाँ चले जाइए, यह भी होता है। थाना में धरना देने का कोई सेंस, कोई उसका औचित्य हमको नहीं समझ में आता है। और इसके साथ ही आप जब कई सारी बातें अगर यदि आप उसको डिकोड करिएगा तो समझ में आएगा घटना नेपाल में घटी है जी। तो इन्वेस्टिगेशन आपको बिहार पुलिस नहीं कर सकेगी। बिल्कुल कैसे करेगी? आपको बिहार पुलिस, अगर मान लीजिए बिहार पुलिस का मसला सिर्फ बिहार के अंदर ही है, अगर यदि आप दूसरे जगह जाइएगा तो अदर स्टेट में भी आप जाइएगा अपने देश में, तो विद द कंसेंट ऑफ वो डीजीपी, विद द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट,
और उसके बाद वहां पर इन्वेस्टिगेशन आपको वहां पर करेंगे। तो ये देखिए, इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस नहीं कर सकती है, क्योंकि वह सॉवरेन कंट्री है, माने देश है। तो वो वहां पर आपको सॉवरेन कंट्री है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन तभी होगी जब कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री माने विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय की ओर से लिख करके जाएगा, वहां बात होगी। अब पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखना पड़ेगा, उसके बाद जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ये चीजें आगे और नेपाल सरकार और फिर इंडिया गवर्नमेंट के बीच में बातचीत होगी। यह होना ही नहीं है। ये आप इतनी बात मान के चलिए कि यह चीज नहीं होना कि यहाँ से लेटर लिखा जाएगा, वहां से फिर लेटर आएगा, थाने पहुंच के सुर सराबे करेंगे और लोग आपका एफआईआर दर्ज कर ले, ऐसा नहीं होता है। ये देश के स्तर पर इस तरीके से हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई मामला होगा। तो जो रूल्स बताते हैं उसके अकॉर्डिंग इसके ऐसा नहीं हो। नेपाल सरकार उसे अच्छा, ये एक्सटर्नल ट्रीटी भी है, तो यह ट्रीटी अगर यदि होगा तो आपको हेल्प करेगी या नहीं करेगी, यह भी देखने और समझने वाली बात है। कई सारे मसले हैं। देखिए, तो इसको ठीक है, आप इधर उधर करके आप इसको ट्विस्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन सब कुछ आपको कानून, देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा, कानून में भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 के 34 में लिखा हुआ है, 5 में लिखता है कि जो घटना इंडिया के बाहर की होगी उसकी भी जांच भी यहाँ पर एफआईआर हो सकता है, यहाँ एफआईआर हो सकता है, लेकिन वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2008 में लिखा है, 208 में 208 में लिखा है। तो ये देखिए, कई सारे बात हैं, कई सारी बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा। और ये इसको इन लोगों ने इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया है कि सब कुछ झोल झाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये सबसे परेशानी का सबब है ये। लेकिन सर, ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर देखा जाए तो खासकर समाज भी आपस में बट गए हैं, क्योंकि इसे डिकोड किया जा रहा है कि समाज को लेकर के क्या धारणा पेश हो रही है, क्योंकि दोनों शिक्षक हैं और दोनों ऐसे वैसे शिक्षक नहीं बल्कि जाने माने शिक्षक हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। कोरोना टाइम में दोनों ने खूब मदद की थी लोगों की, लेकिन अब जाकर ये मामला एकदम पेचीदा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो अब बिहार पुलिस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। देखिए, बिहार पुलिस की मुश्किल नहीं, देखिए हम तो शुरू में बताया कि आपको, क्योंकि अब तक सर एफआईआर नहीं एक्सेप्ट किया गया है। एफआईआर नहीं एक्सेप्ट कर, एफआईआर नहीं एक्सेप्ट होने का तो कारण भी हमने बताया कि जब पहले से वहां पर है दर्ज है एफआईआर, तो फिर कैसे दूसरा केस करने का। और यहाँ नेपाल की घटना है, तो यहाँ बिहार पुलिस जाए कहाँ, क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी। तो ये, और वहां पर जो बेसरा रिपोर्ट है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो सब तमाम वो आपके पास में हो सकता है कि क्या कारण है, कि दवा खाने से हुआ, ओवरडोज हुआ, या किसी ने कुछ कर दिया, कोई कंस्पिरेसी है, वो एक अलग विषय, वो फिर हम बताएं कि उसके लिए फिर 2 देश की बात है। तो ये आपको कई बातें आपको दिखाई पड़ेंगी, लेकिन इसको इन लोगों ने इस तरीके से बना लिया है कि ये देखिए, ये अदावत इन लोगों का कोचिंग की राइवलरी, कोचिंग का अदावत है, और यह एक बड़ा मसला बनता हुआ दिखाई पड़ गया है। और बार बार मजिस्ट्रेट भी समझाते नजर आ रहे हैं कि आप दोनों शिक्षक हैं, आपस में सुलह कर ले, बातचीत कर ले, बातों को सुलझा दे, जो भी परेशानी है वो जाहिर करे, ना कि इस तरह से सड़क पर उतर कर आक्रोश फैलाना शुरू कर दे। क्योंकि जो छात्र हैं वो भी आपस में एक दूसरे से बट गए हैं। कोई कह रहा है कि हम खान सर के छात्र हैं, कोई कह रहा है हम रोशन आनंद के हैं। तो ये तो हिंसा वाली बात हो गई ना। सबसे बड़ी बात है ये, तो मान लीजिए गुरु जी लोग हैं, ये लोग आपस में अदावत करते रहे, लेकिन ऐसे हजारों बच्चों का भविष्य, युवा छात्र हैं जिनका भविष्य, लड़के और लड़कियां या बच्चियां जो भी पढ़ते थे जो कोचिंग संस्थानों में, तो उन लोगों के अब दूर दराज के इलाके से पटना में आके रह रहे हैं, छात्रावास में रूम लेकर के, तो क्या कष्टकर हो रहा है, और क्लासेस चल नहीं रहे हैं। इतनी बात भी आप समझ लीजिए, तो उनका तो जो कोचिंग में जो राशि दिया होगा वो दिया होगा, जो इम्पैक्ट कर रहा है उनके लाइफ पे, वो राशि अलग है, लेकिन उनके रहने खाने का भी तो खर्च माने है। तो ये एक बड़ी परेशानी है इन लोगों के पास। इस परेशानी को कैसे टैकल करेगा ये लोग, ये समझने वाली बात है। और माता पिता की परेशानी अलग, जो छात्राएं हैं उनकी परेशानी अलग, कोचिंग नहीं हो रहा वो अलग। तो ये, और इसका इम्पैक्ट आपको अन्य समाज के अन्य वर्गों में भी दिखाई पड़ रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वह भी इसको सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो कई तरीके की बात आपको दिखाई पड़ रही है। पप्पू यादव चले गए घटना के दिन वहां, तो यह सब आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ कैसे कैसे होगा। इतनी बात हम लोग समझ पा रहे हैं।
तो देखा आपने आज के खास कार्यक्रम में हमने वो तमाम बातें बताई जो रूल्स रेगुलेशन के तहत अब इस मामले में तुल पकड़ता नजर आ रहा है। बात किया जाए एफआईआर की मांग को लेकर, लगातार रोशन आनंद, उनके समर्थक आक्रोशित थे और कदम कुआं थाने में कई बार भीड़ भी जुटी, आप सभी ने देखा। लेकिन देखिए, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, नेपाल का मामला है तो इस मामले की जांच नेपाल में ही हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ फैजल खान उर्फ खान की बात किया जाए तो उनकी आज सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई अब 25 तारीख को होने वाली है। अब देखना होगा कि 25 तारीख को क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हम आपके बीच अपडेट लेकर आएंगे। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री